Hello everyone, we are going to start with a new topic today. The topic that we are going to discuss is TDS. So we are starting a new chapter. So there are three topics that we are going to cover: TDS, TCS, and advanced tax. Full form is tax deduction at source. TCS means tax collection at source. And the third one that we are going to cover is advanced tax. So three topics have been merged in this one chapter, and we are going to cover all the three. We are going to start with TDS, then we'll do TCS, and then advanced tax. So TDS, अभी आज हम अभी for the first 15-20 minutes we are only going to talk about the concept. We are going to try to understand. We'll take an overview of all these three type of mechanisms. I did not say tax, ठीक है? मैंने tax नहीं बोला इन तीनों टॉपिक को, मैंने बोला मैकेनिज्म है ये. कोई भी आपसे बोले टीडीएस इज आल्सो वन टाइप ऑफ अ टैक्स, टीडीएस नॉट टाइप ऑफ टैक्स, इट इज अ मैकेनिज्म. अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, यही पहले से बात कर लेते हैं. जीएसटी में हमने आरसीएम पढ़ा था, तो क्या आरसीएम अपने आप में एक नया टाइप का टैक्स होता है क्या? न्यू टैक्स होता है क्या? नो. आरसीएम इज जीएसटी ओनली. इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच यू आर कलेक्टिंग टैक्स. It is a mechanism by which you are collecting tax. So TDS, TCS, advanced tax, they are not new taxes. They are income tax only. Income tax ही है. ठीक है? They are just a mechanism of collecting taxes. That's it. TDS, TCS, and advanced tax. So let us try to understand what all these three mean. टीडीएस की बात करेंगे, ये इनकम टैक्स है. ठीक है, एक मैकेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. मैं शायद आपको पहले भी कभी बताया, लेकिन I'll explain it once again. अब आप लोगों को आपकी नॉलेज जो है वो एडवांस लेवल की हो गई है, नॉट बिफोर लाइक 2-3 मंथ्स जब आपको एक इनकम टैक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था. नाउ योर नॉलेज हैज इंक्रीज्ड. अगर आप सोचेंगे तो इन द पास्ट फ्यू मंथ्स यू हैव गेन्ड सो मच नॉलेज अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज कंपनी लॉ, वेदर इट इज टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, or there are different other jurisprudence and whatever. You have so many subjects also. सो योर नॉलेज हैज एक्सपैंडेड. ठीक है, आपके सोचने का तरीका भी बदल गया होगा कई चीज़ों को लेकर. आप कॉन्शियसली इस चीज़ को नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन सब कॉन्शियसली ऐसा हुआ होगा. आई एम 100% श्योर. ठीक है, कई चीज़ें जो होती थी आपके आसपास, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड देम, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम. तो दोस्त, एक सिंपल सी बात करूंगा मैं यहाँ पर आपसे. एक सैलरीड पर्सन है. सैलरीड पर्सन मतलब एक पर्सन जैसे सैलरी मिलती है. ठीक, मैं आपको दो एस्पेक्ट बताऊंगा टीडीएस की, कि ये टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया क्यों और इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था. ये ऐसा नहीं है जब से इनकम टैक्स है तब से टीडीएस है. ये मैकेनिज्म काफी लेट इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इंट्रोड्यूस किया क्यों, उसके दो रीजंस बताऊंगा मैं आपको. मैं भी पहला रीजन बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज. फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करते हैं दोस्त. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, and so on and so forth. September, October, November, December, January, February, and March. 18, 18, 18, 18. इनकी सैलरी कितनी है सर? 2 लाख रुपीस पर मंथ. 2 lakh, 2 lakh,
2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh. कितने हो गए सर? 24 लाख रुपीस हो गए, ठीक है। 24 लाख पर 1 मिनट टैक्स कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे बहुत ही जल्दी। 10 लाख तक तो सर 1 लाख, 10 लाख तक कितना हो जाएगा? 1,12,500। और उसके बाद 14 लैक्स और है, 14 लैक्स इंटू 30% कितना होगा? मेरा मैथ्स तो बहुत ही खराब ही है, कितना हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। प्लस 42, 4,20,000, 4,20,000। देखिए, हंसेगा नहीं कोई भी, ठीक है। हाँ जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर आप सीए कैसे बन गए, है ना? ऐसे भी दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे, है ना? ठीक है। सो दिस इज, आई थिंक यस, दिस इज गोइंग टू बी द टैक्स, टोटल टैक्स, ठीक है। इस पे सेस और लगेगा, वो अभी हम नहीं लगा रहे, 4%। अप्रोक्सीमेटली 5,32,000 समथिंग अराउंड टैक्स आ गया। मैं इसको राउंड अप करके 5.5 लाख बोल देते हैं, लेट अस से 5.5 लाख रुपीज टैक्स, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर चालू कहाँ से? अप्रैल से चालू हुआ, अप्रैल 18 से, और खत्म कहाँ पर हुआ? मार्च 2019। दोस्त प्लीज अब मुझे बताएंगे इससे इस पर्सन को रिटर्न कब भरना होगा? आप लोगों को ये पता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट क्लास। टेल मी व्हेन ही विल फाइल हिज रिटर्न, और व्हेन इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इन हिज केस? सितंबर, जुलाई या फिर नवंबर? जुलाई 2019। तब जाके ये टैक्स भरेंगे महाशय, कितना? 5,30,40,000, 32,000 समथिंग था। 5,40,000 का टैक्स भरेंगे, ठीक है। मेरा आपसे ये कहना है, आप ये देखिए गवर्नमेंट को इस सैलरी पर टैक्स कब मिला? गवर्नमेंट को इस पर्सन की इस अर्निंग पर टैक्स कब मिला? जुलाई में जाके। आप देखिए अप्रैल 18 की सैलरी है, उसे टैक्स कब मिला? जुलाई में। मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 1.25 साल बाद बोल सकता हूँ मैं। 15 months, आफ्टर 15 months ही इज गेटिंग टैक्स ऑन, the government is getting tax on this income. After 14 months government is getting tax on this income. After 13 months government is getting tax on this income. After 12 months, after almost a year government is getting tax on this income. आप समझ रहे हो मेरी बात को? गवर्नमेंट के पास टैक्स ये वाला कितना लेट पहुंच रहा है, पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? मैं कुछ मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या सही है, आई एम जस्ट सेइंग दैट एज गवर्नमेंट यू वुड थिंक ना कि यार मेरे पास ये वाला टैक्स कितनी लेट आ रहा है। अच्छा, अर्निंग उसकी हो गई थी इसी मंथ में, अर्निंग उसकी इसी मंथ में हो गई थी, तो उसे टैक्स जमा करा देना चाहिए। इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म हो चाहिए। अदरवाइज देखिए ना आप कितने लेट टैक्स मिल रहा है। ये टैक्स इनको यहाँ आके जुलाई में आके मिल रहा है, ये वाला भी जुलाई में आके, जून वाला भी जुलाई में आके। जून 18 में जो इनकम आ गई थी 2 लाख रुपीस की, उस पर गवर्नमेंट को इन्होंने टैक्स दिया जुलाई। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है कुछ, बिकॉज बाय द रूल दिस इज व्हाट इट इज, यू नो। गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ही ज्यादा लेट मिल रहा था, एंड दिस इज जस्ट वन सैलरीड पर्सन, दिस इज जस्ट वन सैलरीड पर्सन। क्या ये केस हर सैलरी ड्रॉ करने वाले पर्सन के साथ होगा? क्या ये केस हर किसी के साथ होगा जो सैलरी इनकम पर है? गवर्नमेंट को सारे सैलरी पीपल से यही प्रॉब्लम हो जाती कि उनका पहले महीने का भी टैक्स हमें 1.5 साल 1.2 ईयर्स, 1.3 ईयर्स या फिर 15 मंथ्स के बाद मिल रहा है, 15 मंथ्स के बाद मिल रहा है।
ठीक है, अब दूसरा रीजन बताता हूँ। पहला रीजन क्या हो गया, डिले इन टैक्स कलेक्शन। अच्छा, मिलना है, इसमें कोई देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि इतना टैक्स नहीं मिलना, द अमाउंट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड, इतना तो मिलना ही है, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दैट। ठीक है, डिस्प्यूट होता तो भी बात थी। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं, आइए, लेट मी टेल यू अबाउट द सेकंड रीजन। रिलायंस कंपनी ऑलवेज टॉक, कितने एम्प्लॉयज होंगे सर? मारुति सुजुकी, कितने एम्प्लॉयज होंगे सर? लैक्स, लैक्स में होंगे इनके एम्प्लॉयज। हर कैटेगरी का एम्प्लॉय होता है, किसी की सैलरी 50 लाख है, किसी की सैलरी 5 लाख है, और किसी की सैलरी हो सकता है 50,000 भी हो सकता है, किसी की सैलरी 4 लाख है, किसी की सैलरी 10 लाख है, 7 लाख है, और ऐसे लाखों लोग हैं, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल। नाउ टेल मी, कैन यू कैन यू टेक गारंटी ऑफ ऑल दीज 1 लाख पीपल दैट दे विल फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम? ये रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, जैसे कि ये हैं, इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट मेजोरिटी लोगों को, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कम से कम 90% लोग तो लायबल होंगे रिटर्न फाइल करने के लिए। आई एम 100% श्योर, 100% श्योर। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि ये लाखों लोग अपना रिटर्न फाइल करेंगे या करते होंगे? अब पता है क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? मान लीजिए ये 4 लाख सैलरी अर्न करने वाला एम्प्लॉय है, इसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, गवर्नमेंट का यहाँ रेवेन्यू लॉस हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं मिला। ये 5 लाख रुपीज वाला जो अर्निंग वाला एम्प्लॉय है, इन्होंने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, गवर्नमेंट को इनसे भी टैक्स लेना था, इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू लॉस हो गया। यहाँ पर भी जो 7 लाख वाले थे, इनसे तो गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि ये तो फाइल कर देंगे, इन्होंने भी अपना, एम्प्लॉय ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, और गवर्नमेंट का जो टैक्स मिलना था गवर्नमेंट को इनसे, वो गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया। अब आप बोलेंगे सर नहीं मिल पाया तो उसमें रिलायंस कंपनी क्या कर सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिलायंस कंपनी को कुछ करना है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ रेवेन्यू लॉस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट जाए इन लोगों को पकड़े, क्योंकि रिलायंस से डिटेल ले ले। आप लोग बोलेंगे कि सर गवर्नमेंट एक काम करे ना, डिपार्टमेंट रिलायंस से डिटेल ले ले कि किसका कितना टीडीएस काट, मतलब कितने, किसकी कितनी सैलरी है, इनको पता चल जाएगा किस पर्सन की कितनी सैलरी है। और फिर रिलायंस क्या करे, रिलायंस सॉरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस एम्प्लॉय, ए एम्प्लॉय को पकड़ेगा, बी एम्प्लॉय को पकड़ेगा, सी एम्प्लॉय को पकड़ेगा, और इनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। डिपार्टमेंट ये भी तो करेगा। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, बट आप सोच के देखिए, ए के पीछे भागने में पहले ए को ट्रैक डाउन करेंगे, उसे नोटिस भेजेंगे, उसके घर पर नोटिस भेजेंगे, ऐसे पुलिस तो चली नहीं जाएगी ए के पास, ठीक है ना, नोटिस ही भेजा जाता है। मान लेते हैं ए के घर पे एड्रेस गलत है या कुछ भी है, उसके पास नोटिस नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो उसने ए के एड्रेस पे नोटिस ही नहीं पहुंच पा रहा है, ने कुछ भी एड्रेस दिया हुआ था अपना, या घर चेंज करके चला गया। मिस्टर बी का ये हाल है कि मिस्टर बी के पास 5 नोटिस भेज दिए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मिस्टर सी का रिप्लाई आ गया है, उन्होंने बोला है कि मुझे टैक्स, मेरे को इतनी सैलरी ही नहीं मिली है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारे मैटर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैक्स रेवेन्यू लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन ये अभी डिस्प्यूटेड चल रहे हैं, ये भाई साहब मिल नहीं रहे हैं, ये भाई साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं मुझे तो इनकम ही नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग कि इससे रेवेन्यू लॉस हो गया, आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू टेक अप अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड मनी, बिकॉज अगर एक एक पर्सन भी यहाँ पर इनकी निगरानी के लिए लगाया या फिर इनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाया, तो उस पर्सन की भी सैलरी होती है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई चैरिटी तो है नहीं,
या फिर कुछ सुपर ह्यूमंस तो है नहीं वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं कि या फिर कोई चैरिटी करने बैठे हुए हैं कि हम सैलरी नहीं लेंगे। एवरीबडी इज ड्रॉइंग सैलरी, उनकी भी हर चीज की एक कॉस्ट है। तो आपको लगता है कि अगर 4 लाख वाले से हम टैक्स लेने जाएंगे तो 4 लाख वाले का टैक्स बनेगा कितना? 10-15 हज़ार रुपए बनेगा। और उस पर हम 1 लाख के किसी बंदे को लगाए हुए हैं कि वो उसकी नोटिस भेजे, उसको 4-5 नोटिस जाएंगे, फिर वो पर्सन उसको फॉलो अप करेगा, फिर बैंकर से बात होगी, ये होगा। मतलब आई एम सेइंग कि हो सकता है इन लोगों में से टैक्स कुछ लोगों में से निकल भी आए। अब एक को कहाँ ट्रैक करते फिरोगे? कितनी टाइम एनर्जी वेस्ट होगा? जस्ट इमेजिन। एंड दिस इज नॉट जस्ट 3 पीपल, देर आर क्रोर्स ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल इन इंडिया जो ऐसे ही सैलरी पर होंगे और जो टैक्स भरना, अगर उनको भरना पड़ जाए तो वो नहीं भरेंगे। मतलब अगर उनको ऑप्शन दे दिया है वो नहीं भरेंगे। कुछ लोग नहीं भरते तो अभी भी नहीं भरते। तो बात ये नहीं है सर इसमें गलती किसकी है। आप बोलोगे सर रिलायंस की गलती है क्या? नहीं, रिलायंस की कोई गलती नहीं है, ये तो एम्प्लॉय का फॉल्ट है। तो अभी अपने को क्या करना है? अपने को किसी को पीनलाइज नहीं करना, अपने को किसी को पीनलाइज नहीं करना, पेनल्टी नहीं लगानी कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, नथिंग लाइक इट। वी हैव टू डिवाइस अ सर्टेन मेथड, we have to devise a certain methodology which can save this kind of tax evasion, which can save the department the evasion done by all these people. ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं, ये जो लोग टैक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कोई एक एम्प्लॉय हो, इन्होंने अपनी इनकम दिखा दी 5 लाख रुपए, 5 लाख तक टैक्स देना नहीं होता, रिबेट मिल जाता है 87A का। तो इन्होंने अपनी रिबेट दिखा दी और इन्होंने टैक्स ही नहीं भरा, और डिपार्टमेंट को पता चला इनकी तो सैलरी 7 लाख रुपीज है। अब डिपार्टमेंट इनके पीछे भागता रहेगा। So there could be n number of circumstances, that is what I am trying to tell you. तो हमें एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका डिवाइस करना है जिससे क्या हो, हमें टैक्स इवेजन से बच पाए, डिपार्टमेंट को अपना रेवेन्यू मिल जाए, पूरा टैक्स मिल जाए। इस तरह का कोई तरीका डिवाइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूँ करते हैं। और उसी मेथड का नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सर इन एम्प्लॉयज को पकड़ने की जरूरत ही क्या है? लेट अस पुट अ रूल और लेट अस पुट अ प्रोविजन ऑन रिलायंस that whenever you are paying the amount to the employees, deduct the amount of income tax, deduct the amount of income tax। कैसे करेंगे सर? अच्छा, उससे देखिए दो पर्पज सॉल्व हो रहे हैं। मैंने जो दो प्रॉब्लम्स आपको बताई थी, डिले इन टैक्स कलेक्शन और टैक्स एवेजन, दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? इनका टैक्स कितना आ रहा है सर? 5,40,000 अप्रोक्सीमेटली इनका टैक्स आ रहा है, ठीक है। हमने रिलायंस से बोला कि सर आप एक काम कीजिए, इनका हर मंथली आप टीडीएस डिडक्ट करिए, आप टैक्स डिडक्ट करिए। इनको आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं ना, डू नॉट पे देम 2 लाख रुपीज, डोंट पे देम 2 लाख रुपीज। आइए एक नया सिनेरियो दिखाता हूं आपको कि टीडीएस के आने के बाद क्या हुआ। अब मिस्टर ए को रिलायंस से जो 2 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम मिल रही थी, उसका देखते हैं क्या होता है। अप्रैल में उन्हें कितने पैसे मिले? उनकी सैलरी थी 2 लाख रुपीज, उन्हें पेमेंट कितने का हुआ? 1.5 लाख का। उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लिया। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ दोस्त, 0.5 लाख का टीडीएस, मतलब 50,000 का टीडीएस डिडक्ट कर लिया। नेट पेमेंट कितना हुआ? 1.5 लाख। मई, जून, जुलाई, एवरी मंथ दिस इज हैपनिंग। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, सैलरी उतनी है, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया। पेमेंट कितना रहा? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख।
ऐसे ही करते करते अगर आप देखेंगे ईयर एंड पर टोटल सैलरी 24 लाख हो रही थी, ऐसे ही करके अगर हमने ये डिडक्ट कर लिया तो 6 लाख का हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, और उन्हें नेट पेमेंट कितना हुआ, 18 लाख रुपीज। इनका टैक्स कितना बन रहा था सर अगर आप देखें तो 5,32,000, इनका टैक्स बन रहा था 5,32,000। हमने इनका टीडीएस डिडक्ट कर लिया 6 लाख रुपीज का। क्या गवर्नमेंट के पास 6 लाख रुपीज इनका टैक्स पहुंच गया? यस। अच्छा, ये जो टीडीएस डिडक्ट किया, अब आप बोलेंगे सर ये टीडीएस जो डिडक्ट किया, ये टीडीएस तो रिलायंस ने डिडक्ट किया। तो गवर्नमेंट ने बोला रिलायंस से आप मंथली टीडीएस डिडक्ट कीजिए और हमें पे कर दीजिए, मतलब आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मंथली टीडीएस आप पे करते जाइए। आपने अप्रैल में काटा ना टीडीएस, आपने अप्रैल में डिडक्ट किया, आप हमें पे कर दीजिए। आपने मई में टीडीएस डिडक्ट किया, आप हमें पे कर दीजिए। ठीक है, मंथली। अच्छा, एम्प्लॉय पे भी बर्डन नहीं आ रहा। आप ये देखिए, एम्प्लॉय पे भी बर्डन नहीं आ रहा। अगर इसी पर्सन को, अच्छा कुछ अच्छाई भी है इस बात की, इस टीडीएस प्रोविजन की कुछ बहुत अच्छी बात भी है। आप सोचिए कि जुलाई में इनसे अगर बोलते इकट्ठा पेमेंट करने के लिए कि आप 5,32,000 का पेमेंट कीजिए, तो इन जो जो पर्सन है मिस्टर ए हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती एकदम से इतने सारे फंड्स अरेंज करने। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 50,000 सैलरी से कटते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं। यही पैसा आपका धीरे धीरे करके सैलरी से डिडक्ट होता जा रहा है। अब सर इसमें दो क्वेश्चन आएंगे। वो दो क्वेश्चन ये आएंगे कि सर इनकी सैलरी थी कितनी, इनकी सैलरी थी वो सॉरी इनका टैक्स अमाउंट बन रहा था अप्रोक्सीमेटली 5,32,000। व्हाट इफ एम्प्लॉयर ने टीडीएस कम डिडक्ट किया, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने सिर्फ 5 लाख डिडक्ट किया, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। जुलाई में जब ये रिटर्न भरेंगे, 32,000 का टीडीएस मतलब टैक्स इनसे और कलेक्ट कर लिया जाएगा। आप देखिए ना, मेजोरिटी अमाउंट तो कलेक्ट कर लिया ना एम्प्लॉयर ने। अब फिर कोई बोलेगा सर अगर 6 लाख का टीडीएस डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में क्या होगा? उस सिनेरियो में कुछ नहीं, इन्हें हम रिफंड दे देंगे। इन्हें हम जब ये रिटर्न भरेंगे रिफंड दे देंगे। कितना रिफंड हो जाएगा? 68,000 का। 68,000 इनके बैंक अकाउंट में वापस जमा करा देंगे, डिपार्टमेंट रिफंड दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका टैक्स इतना बने ही ना, आप 80C की रिबेट ले लें या फिर 80CCD की रिबेट ले लें, मतलब डिडक्शन ले लें, तो आपका इतना टैक्स बने ही ना। तो उस केस में भी क्या होगा? आपका हो सकता है 5,32,000 ना बनते हुए टैक्स बने 5 लाख रुपीज, तब आपको 32,000 का रिफंड मिल जाएगा डिपार्टमेंट से, क्योंकि आपका तो टीडीएस कट चुका है। टीडीएस कितना डिडक्ट हो चुका है? 5,32,000 का, लेकिन एंड में जाते जाते आपका टैक्स सिर्फ 5 लाख बन रहा है, तब आपको रिफंड हो जाएगा। एंड में जाते जाते अगर आपका टैक्स ज्यादा बना तो डिपार्टमेंट आपसे डिमांड कर लेगा थोड़ा सा टैक्स। लेकिन मेजोरिटी आप देखेंगे तो कहाँ 5,32,000 का रिस्क था, अब वो 5,32,000 का रिस्क खत्म हो गया। बचा भी रिस्क तो थोड़ा, वैसे तो बचता नहीं है, मैं हम जब डिटेल में बात करेंगे तो टू द टी कलेक्ट कर लिया जाता है, टू द टी, 1 रुपए भी नहीं छोड़ते, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। ठीक है, और अगर रिलायंस 1 रुपए छोड़ भी देता है तो वो रिलायंस की लाइबिलिटी आ जाती है डिपॉजिट करने। ठीक है, जब सेक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या यहाँ पर आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? एक तो था सर डिले इन पेमेंट, तो अप्रैल का टैक्स डिपार्टमेंट को जाके जुलाई 19 में मिलता था, 1 ईयर 3 और 4 मंथ्स लेटर, तो वो डिपार्टमेंट को अभी मिल गया। और दूसरा उसके बाद रिस्क होती थी कि टैक्स अवॉइडेंस, अगर इस पर्सन ने रिटर्न भरा ही नहीं तो कहाँ इसके पीछे भागेंगे। अब देखिए कितना काम आसान हो गया, हमें लाखों एम्प्लॉयज को नहीं पकड़ना, वी जस्ट हैव टू गो टू रिलायंस, क्योंकि हमने ऐसे प्रोविजंस बना दिए कि रिलायंस को बोल दिया अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया यू विल हैव टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट।
सो अब जाके गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स आने लगा, एक तो टाइम पर आने लगा और दूसरा अवॉइडेंस जो था टैक्स का वो खत्म होने लगा। तो टीडीएस इज हेल्पिंग अस इन दिस मैनर। टीडीएस गवर्नमेंट को इस तरीके से हेल्प करता है। और टीसीएस, टीसीएस जो है वो भी इसी की डुप्लीकेट कॉपी है। यहाँ पर भी थोड़े प्रोविजंस अलग हैं, दैट्स इट। अदरवाइज टीसीएस इज ऑन द सेम, टीसीएस इज ऑन द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं थोड़ी सी ना, हमने सैलरीड पर्सन की बात कर ली, तो टीडीएस और टीसीएस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का क्या सर, बिजनेसमैन का क्या मतलब? सर ये भी बिजनेस कर रहे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनका ये टर्नओवर है 10 लाख का टर्नओवर, 15 लाख का टर्नओवर, 15 लाख का टर्नओवर, 40 लाख का टर्नओवर, 20 लाख का टर्नओवर, 30 लाख का टर्नओवर। अप्रोक्सीमेट लगाएं तो इस पर इनकम कितनी हो गई? 10% ले लेते हैं, 1 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, 4 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 लाख इनकम हो गई इनकी। अच्छा अभी मैंने सिर्फ सितंबर तक लिया, उसके आगे जाएंगे तो ऐसे ही करके 24 लाख की इनकम हो जाएगी इनकी। अब 24 लाख पे अराउंड उतना ही टैक्स आ जाएगा, 5 to 6 लाख रुपीस का टैक्स आ जाएगा। 5 to 6 लाख रुपीस का टैक्स आ जाएगा। अब सर जैसे उसका किया, टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। दोस्त ये है बी टू सी बिजनेस में, बिजनेस टू कंज्यूमर के बिजनेस में है ये। इनका रिटेल काउंटर है। रिटेल काउंटर में जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लीवाइस से जीन्स लेकर आ रहे हैं, तो मैं इस लीवाइस स्टोर की बात कर रहा हूँ, इसका टीडीएस कौन काटेगा सर? इसके पास तो कस्टमर्स आ रहे हैं, कंज्यूमर्स आ रहे हैं, क्या वो कंज्यूमर्स इसका टीडीएस काटेंगे और कंज्यूमर जाके डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे? दिस इज सो इम्प्रैक्टिकल। दिन में 100 कस्टमर्स आते हैं, वो 100 कस्टमर्स का टीडीएस जमा कराएंगे डिपार्टमेंट को जाके? इमेजिन आपसे गवर्नमेंट बोल दे कि आप कुछ भी मार्केट से खरीद के लेकर आओगे तो आप इनका टीडीएस जमा कराएंगे। आप मार्केट में यू गेट अ मिल्क बॉटल, 50 रुपए की बॉटल है सर, उस पे आपने 5 रुपए उसका टीडीएस काट लिया और फिर आप शाम को बैठ के टीडीएस जमा करा रहे हो उसका। आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर आए, उस पर आपने टीडीएस काट लिया, उसको पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा पैसा दिया। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें रिलायंस के पॉकेट से कुछ नहीं गया। आप देखिए यहाँ पर रिलायंस के पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। 2 लाख इस एम्प्लॉय की सैलरी थी, इसी एम्प्लॉय की सैलरी में से 0.5 लाख काट लिया, इसे पेमेंट किया 1.5 लाख का। ये जो 50,000 थे ये जाके डिपॉजिट करा दिए, ये जो 50,000 थे ये डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा दिए इन्होंने। रिलायंस इज नॉट पेइंग एनीथिंग, देयर इज नो बर्डन ऑन रिलायंस। तो रिलायंस इज मोर देन हैप्पी। थोड़ी सी कंप्लायंस है वो ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के पास कोई बर्डन नहीं हुआ, ये मत सोचना कुछ एम्प्लॉयर की जेब से चला गया। नो, दिस इज मिस्टर एज टैक्स ओनली एंड इट इज बीइंग पेड बाय मिस्टर ए ओनली। एक तरह से एडवांस में दे दिया गया, लेकिन दिया नहीं, विलिंगली इन्होंने, इनका कट हो गया ऊपर से, मिला ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। अच्छा मिस्टर ए बोले नहीं मुझे तो पूरा पेमेंट करो सैलरी का, नो, मिस्टर ए कैन नॉट से दैट। हाँ मिस्टर ए इतना बोल सकते हैं कि सर स्टार्टिंग के मंथ्स में मुझे थोड़ी फंड्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो यू डू वन थिंग, आप मेरा यहाँ पर टीडीएस 1, 2 एंड 3 मंथ में मत काटिए, और बाकी के आने वाले मंथ्स में उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके आप यहाँ पे 70,000 काट लीजिएगा, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 70,000, ऐसे करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दैट मिस्टर ए कैन डू। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ज्यादा कुछ भी करा तो क्या होगा, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी ही नहीं देंगे इसे, 6 लाख रुपीज वैसे ही हो जाएंगे, सैलरी नहीं देंगे। वो तो एम्प्लॉयर के हाथ में है ना, पूरा का पूरा टीडीएस में काट लेंगे। तो एम्प्लॉयर ऐसा भी कर सकता है। तो एम्प्लॉय को बहुत ही ध्यान से ये सब करना पड़ता है।
तो हाँ, हम कहाँ थे, हम इस बिजनेसमैन का क्या होगा, इसका टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? अगर आप बोलेंगे कि इसके कस्टमर्स करेंगे जो इसे पेमेंट करें, टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है? जो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? इन्हें कस्टमर्स कर रहे हैं। तो टीडीएस पेमेंट करते टाइम कस्टमर उसमें से कुछ एक अमाउंट काट लेगा और फिर वो घर जाके टीडीएस डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराएगा। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? दिस इज प्रैक्टिकल? Absolutely rubbish. No. So the provisions of TDS cannot work here. So the provisions of TDS cannot work here. तो यहां पर क्या करें? तो इसके लिए आया सर एडवांस टैक्स। इस बिजनेसमैन से बोला गया, सर आपको पता है आपका टेंटेटिव टर्नओवर क्या होता है? आपको पता है ना, लास्ट ईयर आपका टर्नओवर कितना था? सर 2 करोड़ था। लास्ट ईयर इनकम कितनी थी? सर 40 लाख रुपीस थी। लास्ट ईयर टैक्स कितना भरा? इसे 20 लाख कर देते। लास्ट ईयर टैक्स कितना भरा? सर 4 लाख भरा। तो ठीक है सर, इतना 4 लाख हो जाता है ना आपका, तो आप इसे एडवांस में डिपॉजिट करते रहिए क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस मतलब जुलाई, मतलब अप्रैल में जून का क्वार्टर 1 का आप जुलाई में डिपॉजिट कर दीजिए, क्वार्टर 2 का अक्टूबर में डिपॉजिट कर दीजिए। ऐसे करके इनको क्वार्टरली बेसिस पे बोला कि आप अपना जो टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो हमें देते रहिए। ये एक्चुअली जुलाई में नहीं होता, ये जून में ही हो जाता है। ठीक है, जून 15 जून को बोला कि आप पहला इंस्टॉलमेंट अपना जमा करा दीजिए, तो इन्होंने 1 लाख रुपीस जमा करा दिए। फिर इन्हें सितंबर को बोला गया कि सितंबर को आप 1.5 लाख फिर से जमा करा दीजिए, क्योंकि 4 लाख है ना टैक्स टोटल, 4 लाख लेना है पूरे साल में। फिर दिसंबर में बोला गया और फिर मार्च में बोला गया कि टैक्स जमा करा दीजिए। तो ऐसे कर करके इन्होंने अपना, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 0.5, ऐसे करके इन्होंने पूरा रिटर्न अभी नहीं भरा। ये रिटर्न कब भरेंगे? अच्छा, इनको ऑडिट भी कराना है, तो इनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट तो सितंबर हो गई। ये 18 चल रहा है, सॉरी 19 सितंबर 19 को ये फाइल करेंगे अपना रिटर्न और तब टैक्स जमा कराते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ एडवांस टैक्स प्रोविजन, द टैक्स वाज deposited by this person on a quarterly basis. तो क्वार्टरली बेसिस पर उन्होंने टैक्स डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास 4 लाख रुपीस पहुंच गए सर, गवर्नमेंट के पास 4 लाख रुपीस पहुंच गए। अभी तक इन्होंने रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न ये और 9 मतलब 6 मंथ्स बाद भरेंगे, बट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ऑल द टैक्स। अब आप बोलेंगे सर तो टैक्स ऊपर नीचे हो गया, फिर टैक्स ऊपर नीचे हो गया, फिर तो वही वाला प्रोसेस। अगर आपका टैक्स कम बनता है, ऑडिट के बाद आपका टैक्स बनता है 3.5 लाख रुपीस का, तो आपको रिफंड मिल जाएगा 0.5 लाख का। अगर आपका टैक्स 4.5 बन जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराना पड़ेगा 0.5 लाख। But the crux of the matter is that the government or the department is getting tax in advance, or actually not in advance, they are getting it at the right time. जब उन्हें मिल जाना चाहिए उसी टाइम पर उनको टैक्स मिल रहा है। क्योंकि ये अप्रैल का टैक्स आप अगले जुलाई में जाके दोगे क्या? ये मई का टैक्स आप नेक्स्ट जुलाई में जाके देंगे क्या? क्योंकि रिटर्न तो आपको तभी भरना है। बिजनेसमैन की बात करें तो वो अप्रैल का टैक्स अगले सितंबर में जाके देगा, right? So this is the scenario. That is why provisions of TDS, TCS and advanced tax have been introduced. ठीक है, तो ये मुझे आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना था। अभी हम देखेंगे कि TDS किस किस सर्कमस्टांस में डिडक्ट होता है। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसके ऊपर। TDS किस किस सर्कमस्टांस में डिडक्ट होता है, कौन कौन किस किस की लाइबिलिटी है TDS डिडक्ट करने की। क्योंकि फिर वही बात आ गई कि कस्टमर क्यों नहीं डिडक्ट कर सकता। इम्प्रैक्टिकल तो है, लेकिन एक कुछ रूल बनाना पड़ेगा ना कि किस किस को TDS डिडक्ट करना है।
सो इट हैज टू बी फॉर्म्ड इन अ रूल. क्या कस्टमर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कस्टमर है इसलिए. सो एवरीबडी इज अ कस्टमर. ठीक है ना? तो वील फॉर्म अ रूल, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, ओनली दोज पीपल आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. तो हम एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. आप लोगों की कुछ बिजनेस फैमिली होंगी. मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया. रिलायंस के एग्जांपल में मैंने बताया कि सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो उनके टीडीएस डिडक्ट होते हैं. आपकी अगर बिजनेस फैमिली है तो आप देखते होंगे कि आपके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनका आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते होगे. आप अपने फादर या मदर से पूछिएगा, यू आस्क योर पेरेंट्स, दे विल से कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करते. वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते टीडीएस डिडक्ट? उसकी बात करेंगे. सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल. यू कैन. और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी गलत काम कर रहा है, नहीं हमारे पेरेंट्स ने करना तो चाहिए था लेकिन उनको पता नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मोस्ट ऑफ द टाइम. आप अगर if some of your parents are working in a company or something like that, if they are on they are doing a job, you ask them, उनका टीडीएस डिडक्ट होता होगा 100%. और नहीं होता होगा तो उसका कुछ रीजन होगा. ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया. इस ओवरव्यू को देना बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको कुछ भी जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, आई कैन नॉट जंप स्ट्रेट टू द प्रोविजंस. क्या लिखा हुआ है वहां पर, with a proper background only you will understand. Okay, now we are going to do this. We are going to move on to the provisions in this part. ठीक है जी, चल. So we are going to start with the notes now. I'll jump straight to the provisions. हम अब provision start कर रहे हैं one on one. One by one we'll get to learn कि TDS किस किस circumstance में, किस किस circumstance में TDS डिडक्ट होता है. ठीक है, हम दो तीन चीजें के बारे में बात करेंगे. किस circumstance में TDS डिडक्ट होता है, who will deduct, टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन. जाहिर सी बात है, देखिए जब पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा होगा वही टीडीएस डिडक्ट कर पाएगा. एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब टीडीएस का एग्जांपल देने के लिए, कि अगर मुझे मान लीजिए किसी को पेमेंट करना है 1000 रुपए का, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट किया 1000 रुपीज का, और मिस्टर बी ने कुछ सर्विसेज दी होंगी या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कुछ भी इस टाइप का मिस्टर ए को के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या सर्विसेज दी होंगी, वट एवर इट इज. मिस्टर ए पेमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला मिस्टर ए को कि आप उन्हें 1000 रुपए का पेमेंट ना करते हुए सिर्फ 900 का पेमेंट कीजिए. आप 100 रुपीज का पेमेंट उनसे डिडक्ट कर लीजिए एज टीडीएस, और ये जो टीडीएस का अमाउंट है ये आप हमें जमा करा दीजिए, हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए, विच इज द गवर्नमेंट. तो आप प्लीज ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये जो अमाउंट है 100 रुपीज का, ये ए ने डिडक्ट किया तो ये ए के पास है, ये ए को जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट को. ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही जमा कराना पड़ता है, नेक्स्ट मंथ. तो ये ए गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो ये जो फंड है गवर्नमेंट के पास चला गया. अच्छा, ये फंड अगर कोई ऐसे ही आपसे पूछे, या आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये फंड है किसका, ये जो 100 रुपीज हैं ये ए के हैं, ये गवर्नमेंट के हैं, या ये मिस्टर बी के हैं. आप बोलेंगे सर ये गवर्नमेंट के हैं. नहीं, दिस इज नॉट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस फंड इज ऑफ मिस्टर बी. ये मिस्टर बी का पैसा है सर, ये मिस्टर बी का पैसा है, और टेम्पररी बेसिस पे भी गवर्नमेंट के पास है. जब मिस्टर बी अपना रिटर्न फाइल करेंगे ईयर एंड का, तब देखा जाएगा कि ये 100 रुपीज का टैक्स बन भी रहा है या नहीं बन रहा. मान लेते हैं इनकी इनकम 1 लाख रुपीज थी और उस पर 10,000 टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो इनके पास अभी 90,000 रुपीज ही आए, और ये टीडीएस गवर्नमेंट के पास है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अब जब इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया, तब इन्होंने बोला कि सर मेरी टोटल इनकम तो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख पर कोई टैक्स लगता नहीं है, लेकिन मेरा क्योंकि टीडीएस डिडक्ट हो गया है, मेरा टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, 0. मेरा टीडीएस कितना आ रहा है, टीडीएस डिडक्टेड 10,000, तो मेरा रिफंड बन जाएगा यहाँ पर, और मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा गवर्नमेंट से 10,000 रुपए का.
मैं रिफंड गवर्नमेंट से क्लेम कर लूंगा 10,000। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज काटे हुए थे ये बी को वापस मिल जाएंगे अगर ये टैक्स बी का नहीं बन रहा होगा उस कंडीशन में। ठीक है, ये कब रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कब डिसाइड होगा, ये ईयर एंड पे डिसाइड होगा जब आपकी पूरी इनकम आपके पास होगी और आप अपना रिटर्न फाइल करने की पोजीशन में होंगे। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। व्हेन एंड वेयर टीडीएस विल बी डिडक्टेड। अच्छा, yes, 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 हाँ, तो हम यहाँ पर थे। We were talking about the circumstances. What will be the circumstance where the TDS is going to be deducted? Second, आपका आ गया who will deduct TDS, कौन डिडक्ट करेगा TDS। जैसे मैंने कल आपको बोला कि आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट से, आपने आज तक TDS डिडक्ट किया है क्या? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। Have you, anybody of you, ever have deducted any kind of TDS from anyone? No. Have you not availed services in your life? Have you not purchased goods in your life? You have. Even ask your father। अगर कुछ बिजनेसमैन ऐसे होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर सैलरी मतलब आई मीन इफ योर पेरेंट्स आर इन अ जॉब, तो उनसे पूछ के देखिएगा कभी आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया, एसी रिपेयर कराया, कुछ भी कराया आपने, कुछ भी खरीदा या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने टीडीएस डिडक्ट किया? दे विल से नो टू यू। जो बिजनेस फैमिलीज हैं उनसे अगर आप पूछेंगे अपने फादर या मदर से, तो कुछ लोगों को जवाब यस मिलेगा, कुछ लोगों को जवाब नो मिलेगा। The answer will be either yes or no, it depends। तो अभी हम ये देखेंगे कि who is liable to deduct, who is liable, who will deduct नहीं, who is liable to deduct TDS। ये एक तरह की लाइबिलिटी है, ये एक तरह का कंपल्शन है कि आपको डिडक्ट करना ही पड़ेगा। थर्ड, at what rate? So what will be the rate of TDS deducted? What will be the rate? Will it be 1%, 10%, 20%? रेट क्या होगा? तो ये रेट हमें पता करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या बात करेंगे सर? When will it be deducted? When will it be deducted? क्या पेमेंट के टाइम पे, या फिर मैंने बुक्स में एंट्री, पेमेंट तो नहीं किया लेकिन बुक्स में एंट्री कर दी इस टाइम पर, तो कब डिडक्ट होगा? इन दोनों में से। सो ये सारी बातें हम हर सेक्शन में करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ टीडीएस के बहुत सारे सेक्शंस हैं, मेनी sections। Why are there so many sections? Because for every section there is a different kind of a rule for every nature of income। नेचर की जगह मैं टाइप बोल सकता हूँ, टाइप ऑफ इनकम। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मैंने आपकी बुक में अगर आप देखेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे सीईओ या सीएस की, इसे काफी बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैनर में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नो वरीज। बट मैं इसे हमेशा चार्ट के फॉर्म में कराता हूँ। इसे आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस लेवल पर। इतने इस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आते और इतना वेटेज भी नहीं है इसका। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम। और अननेसेसरीली किसी भी चीज को लेंदी बनाकर, इतना भी लेंदी नहीं बनाना चाहिए, इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम तो डिटेल में पढ़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन रिवीजन के लिए ऐसा भी ना हो कि इतना बड़ा पहाड़ दिखने लग जाए कि उसे हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ इसे यार इसको वी कैन क्रॉस दैट थिंग। इतना ज्यादा भी लेंदी ना हो। हर चीज जब आप रिवाइज करेंगे, इट विल सीम टू बी so important to you that everything is in a summarized way, in a summarized manner, so that you can quickly revise it, because revision is everything, I think। ठीक है, रिविजन ही सब कुछ होता है। तो आप अगर जो नोट्स वगैरह भी बना रहे हो,
आप जो भी नोट्स वगैरह बना रहे हो प्लीज ट्राई टू समराइज देम, कुछ ना कुछ आप हेडिंग डाल के या नोट्स अपने पेन से मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कुछ भी आपको मार्किंग करनी है कि ये किसके रिलेशन में, ये ईपीएफ के रिलेशन में, ये सैलरी के रिलेशन में, इस टाइप के नोट्स अगर आप बनाते हैं तो जब आप रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन को या फिर सॉरी इस टॉपिक को, सो यू विल सी दैट it becomes very quick for you, right? चलिए सबसे पहले सेक्शन 192 नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी। अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट करते हैं तब की बात है, ठीक है सर। आइए, थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या लिमिट है, कब टीडीएस काटना है। ये लिमिट का मतलब क्या है, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस, इस लाइन का मतलब ये। तो यहाँ पर क्या बोला आपको, कब टीडीएस डिडक्ट करना है, जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आ जाती है तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 4 लाख रुपीज है आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपीज है आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है। डिडक्ट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात नहीं है सर, कौन करेगा डिडक्ट, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। मतलब यहाँ पर अगर सिंपल सा एक वर्ड में अगर इसे मैं लिख दूं तो इसे एम्प्लॉयर बोलेंगे। सैलरी कौन देता है सर, एम्प्लॉयर ही देता है, तो इसे एम्प्लॉयर बोलेंगे। सैलरी टीडीएस किसका डिडक्ट होगा, इंडिविजुअल का जो कि एम्प्लॉय है। सिंपल सी बात है ना, इंडिविजुअल के अलावा कोई एम्प्लॉय हो सकता है क्या, सोचने वाली बात है। रेट क्या होगा टीडीएस का, रेट क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। अब मेरी बात सुनिए, सैलरी का केस बड़ा स्पेशल है। सैलरी के केस में देयर इज नो वन रेट। इसके बाद जितने भी आप प्रोविजंस देखेंगे ना, ये देखिए 10%, 10%, 30%, 30%, everywhere in all the other provisions of TDS, there is a rate given, fixed rate दिया हुआ है। सिर्फ सैलरी इज डिफरेंट। सैलरी के केस में वो कहते हैं आप इनके इनकम पर टैक्स कंप्यूट कीजिए। ये कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा ऑब्वियसली। तो आप इसकी 4 लाख की जो इनकम है उस पर स्लैब सिस्टम लगाइए और कंप्यूटेशन बनाइए कि कितना टैक्स लगेगा। अब इन्होंने 4 लाख रुपए पर टैक्स लगाया, इसे हम 6 लाख कर देते हैं, ठीक है। तो इनके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने 6 लाख रुपीस पर टैक्स लगा के देखा। उन्होंने कहा कि पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, और उसके बाद 5 लाख से लेके 6 लाख तक कितना हो जाएगा, 20,000। 32,500 का टीडीएस डिडक्ट करना है, ये इन्हें पता चल गया, बात खत्म। अब बोलेंगे सर रेट क्या है, रेट क्या है। रेट सर कुछ नहीं है, रेट आप डिसाइड कर लीजिए, रेट क्या है। आपने 6 लाख रुपए सैलरी दी है, 32,500 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपीज, ऐसे रेट निकल सकता है।
लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये जो रेट है ये तो हर एम्प्लॉय के केस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय की इनकम अलग होगी और हर एम्प्लॉय का टैक्स अलग। क्या जरूरी है ये 6 लाख वाले को टैक्स देना ही और हम टीडीएस काटेंगे? मान लेते हैं ये 6 लाख की जिसकी इनकम थी, उसने 1.5 लाख रुपीस का 80C में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अब इनकम कितनी हो गई? 4,50,000। टैक्स कितना बना? पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर, ओ सॉरी 4 लाख तक कितना हो जाएगा टैक्स आपका? 5,000 हटा दो, उसमें से 7,500 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना हो गया इनका? 7,500। इन्हें मिल जाएगी 87A की रिबेट। अगर 5 लाख से इनकम कम होती है तो रिबेट मिल जाती है 7,500। इनका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सर ये क्या बात हुई? यही बात हुई। टैक्स नहीं कटना उस आदमी का, जब टैक्स बन नहीं रहा तो आप टीडीएस क्यों काट रहे हो? सैलरी में यही स्पेशलिटी है। ये और स्पेशलिटी किसी में नहीं है, सैलरी में ये स्पेशलिटी है कि अगर किसी एम्प्लॉय का टीडीएस, ये देखिए 2 एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, दे आर बोथ ऑफ द सेम सैलरी। एक एम्प्लॉय ने कोई 80C में डिडक्शन नहीं क्लेम करा, उसने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा, तो उनका सर 32,500 का क्या बन गया? टैक्स बन गया, और टैक्स बन गया तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। वहीं एक दूसरे एम्प्लॉय थे जिन्होंने 80C में 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उनको डिडक्शन मिल गया। उनको डिडक्शन मिला तो उसके बाद जितनी इनकम थी उस हिसाब से उनका टैक्स नहीं बन रहा था, उनका 0 टीडीएस डिडक्ट हो गया। तो ये दोनों सिनेरियोस चेंज हो गए यहाँ पर विद सेम इनकम। अब आप बोलेंगे सर हाउ विल द एम्प्लॉयर गेट टू नो कि इस बंदे ने डिडक्शन नहीं किया और इस बंदे ने डिडक्शन किया है? हाउ विल द एम्प्लॉयर गेट टू नो? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक ध्यान से सुनिएगा। आप अपने अगर कोई कहीं आपके आसपास कोई जॉब कर रहा हो, आपके ब्रदर सिस्टर या फिर के फादर मदर, तो आप उनसे पूछेगा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो उन्हें दिसंबर या जनवरी के अराउंड, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर जनवरी के अराउंड एक फॉर्म देते होंगे फिल करने के लिए, जिस फॉर्म का नंबर होता होगा 12C। ये फॉर्म दोस्तों कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सारे स्टाफ मेंबर्स को दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उनसे पूछा जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कहीं कहीं या फिर कहीं भी किए हैं क्या? 80C में कितना पैसा लगाया, 80D में कितना पैसा लगाया, 80E में कितना पैसा लगाया? अगर किसी ने नहीं लगाया, कोई कंपल्जन थोड़ी ना है, ये तो बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयर, ताकि वो आपका टैक्स उस हिसाब से डिडक्ट कर सके, ठीक है। 80C में 0, इसमें 0, इसमें 0, तो एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि आपने कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा। जैसे एम्प्लॉय नंबर 1 ने को जब ये फॉर्म फिल करने के लिए दिया होगा, तो उन्होंने 0,0,0,0 हर जगह पूरे फॉर्म में 0 फिल कर दिया होगा। एम्प्लॉय नंबर 2 को जब ये फॉर्म फिल करने के लिए दिया, तो उन्होंने लिख दिया 80C में मैंने 1,50,000 डिपॉजिट किया है, और साथ में उन्होंने प्रूफ भी अटैच किया कि ये देखिए मैंने LIC में 1,50,000 का डिपॉजिट किया। समझ आया? तो ये चीज है। 80D में उन्होंने कर दिया 0, 80E में उन्होंने 0 कर दिया, ऐसे सारे ही सेक्शंस में उनसे पूछा जाता है। अब एम्प्लॉयर को पता चल गया कि सेकंड नंबर का जो एम्प्लॉय है उसने 80C में 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट किया है तब जब उनका टीडीएस कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई इसका टीडीएस कितना डिडक्ट करें, कैसे डिडक्ट करें, तब हमने इसको फैक्टर इन कर लिया, और इसे फैक्टर इन करने के बाद हमने इसका टीडीएस निकाला तो वो 0 आ रहा था। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टीडीएस डिडक्ट कर ही लोगे।
आपको ये देखना है, अच्छा चलो यहां से तो चलो टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन कितना करना है, फिर उन्होंने बोल दिया ना एवरेज रेट। अब एवरेज रेट निकालने के लिए इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसका तो टीडीएस बन ही नहीं रहा, इसका तो टैक्स ही नहीं बन रहा, टीडीएस क्या डिडक्ट करूं। ठीक है ना, तो ये कब डिडक्ट करना होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना। अगला सर, अगले सेक्शन पर आ जाते हैं, 192A। 192A क्या होता है सर, 192A होता है ईपीएफ, एक फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इस फंड में आपके एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी में से एक परसेंटेज डिडक्ट करके आपके ही नाम पर ईपीएफ अकाउंट एक ओपन करवाना रहता है, और उसमें वो पैसा डाल देते हैं आपके एम्प्लॉयर। मान लीजिए आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपीज, तो आपके एम्प्लॉयर 10,000 रुपीज उसमें से डिडक्ट करेंगे आपकी सैलरी में से, और ये यहाँ पर 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर देंगे। अब ये डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, ये एक फंड है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये एक फंड है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है सर, वो मिलता रहता है, मिलता रहता है। अब क्या हम इसको पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते सर? आप इस पैसे को बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि अगर आप इसे 5 साल के बाद विड्रॉ करेंगे 5 साल के बाद विड्रॉ करेंगे, ये जो विड्रॉल होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इसे 5 साल के पहले विड्रॉ कर देंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये जो सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज इन रिलेशन टू विड्रॉवल ऑफ ईपीएफ। ये जो सेक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो विड्रॉल ऑफ ईपीएफ से ही रिलेटिंग है, कि ईपीएफ में जो पैसा रखा हुआ है, अगर आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे तब क्या होगा सर, तब आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब मुझे आप बताइए, ये टीडीएस कब फोर्स में आएगा, कब डिडक्ट हो गया, क्या इस केस में आएगा फोर्स में या फिर इस केस में? जाहिर सी बात है इसी केस में आएगा। अगर 5 साल के बाद आपने पैसा निकाला तो टीडीएस की कोई बात ही नहीं होगी। जब टैक्स की बात नहीं है तो टीडीएस की कहां से बात होगी? सैलरी में हमने देखा, सैलरी में हमने देखा अगर किसी पर्सन का टैक्स ही नहीं बन रहा तो टीडीएस क्या डिडक्ट करूं सर? ऐसे ही ईपीएफ के केस में है, अगर किसी पर्सन का मैच्योरिटी पर वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो मैं उसमें टैक्स क्या डिडक्ट करूंगा? तो ये जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही है प्री मैच्योर विथड्रॉवल ऑफ ईपीएफ। प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ, इसका नाम ही है प्री मैच्योर विड्रॉल। तो यहां पर क्या होगा सर, आइए, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये कौन करेगा सर? अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को प्रैक्टिकली सोचना है। मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, अब आपको सोचना है कि इस केस में क्या होगा।
कौन पैसा विड्रॉ करेगा और कौन टीडीएस काटेगा? एम्प्लॉय का अकाउंट है सर, एम्प्लॉय ही विड्रॉ कर सकता है, तो एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ करेगा। पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट ईपीएफ का जो फंड है वो कर रहा है पेमेंट, तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? फंड डिडक्ट करेगा। 5 साल के बाद अगर विड्रॉ करूंगा तो टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर। ठीक है, एक और बात सुन लीजिए, अगर 5 साल से पहले भी किया लेकिन विड्रॉल का अमाउंट 50,000 से कम का है, टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। देखिए ये लिमिट दे दी, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब सब कुछ होने के बाद भी ये लिमिट देखी जाएगी। अगर आपने जो विड्रॉल किया है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, अगर आपने जो विड्रॉल किया है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, उस केस में क्या करेंगे सर? टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर वही अमाउंट 50 से कम का हुआ तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस? ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ स्कीम, जो ट्रस्टीज होते हैं वो। पेई कौन होगा? किसे मिलेगा पैसा? इंडिविजुअल को मिलेगा। कितना रेट ऑफ रिटर्न हो, कितना रेट ऑफ टीडीएस होगा? 10%। ठीक है, 10%। अगर आपने 70,000 रुपीज निकाले ईपीएफ अकाउंट से तो 7,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और आपको इन हैंड कितने मिलेंगे? 63,000 रुपीज ओनली। ठीक है, एक और चीज, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ टू फर्निश पैन, टीडीएस एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया अपना तो टीडीएस आपका 20% पे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। कब डिडक्ट होगा ये टीडीएस? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो यहां पर आपके सैलरी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, एक हिंट देता हूं आपको, 192 के दो ही सेक्शन है, 192 और 192 ए। बोथ आर रिलेटेड टू सैलरी ओनली समवेयर। कैसे? ये सैलरी का है सर प्रोविजन और ये ईपीएफ का है विच इज रिलेटेड टू सैलरी ओनली। अब बाकी जितने भी सेक्शन आएंगे एक्सेप्ट, मतलब 193 आएगा और फिर 194 आएगा, सिर्फ दो सेक्शंस और आएंगे, लेकिन सिर्फ दो नहीं है, 194 के करीब 10 पार्ट होंगे। ठीक है तो बहुत सारे हैं। आइए सर आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 193, नेचर ऑफ पेमेंट। किस तरह का पेमेंट होगा सर? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का पेमेंट, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स पर तो नहीं मिलता। प्रेफरेंस पे तो मिलता है, प्रेफरेंस शेयर पर मिलता है, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका जब पेमेंट होगा वो टीडीएस डिडक्ट करके होगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा तब होगा? देखिए, अगर आपका 8% सेविंग बॉन्ड्स हैं या फिर 7.75 सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं 2018 के और 2003 के, तब आपका 10,000 से अगर ऊपर पेमेंट हुआ एक साल में, वन फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आया आपके पास, तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और अगर किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स हैं और उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो एक साल में अगर 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिला आपको तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। एक पर्सन को 5,010 रुपए का इंटरेस्ट मिला, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? यस। किससे मिला था? रिलायंस इंडिया लिमिटेड से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मिला था और ये डिवेंचर्स पर मिला था, तो क्या इनका टीडीएस डिडक्ट होगा? यस। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बॉन्ड्स हैं, इनके केस में 10,000 की लिमिट है और नॉर्मल डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में लिमिट क्या है? 5,000। ठीक है,
व्हेन पेमेंट इज मेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF बाय अकाउंट पे ही चेक। सर चेक से पेमेंट आया ना, तब ये लिमिट है 5,000 की। मतलब अगर कैश में या किसी और तरीके से पेमेंट आया तो क्या होगा? सर देयर इज नो लिमिट। दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब अगर 100 रुपए भी पेमेंट हुआ, TDS डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं उसे, रिलायंस कंपनी ही नॉन रेजिडेंट को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रही है, TDS डिडक्ट हो जाए। समझे? तो यहां पर जो 5,000 की लिमिट है, ये किसके लिए है? रेजिडेंट के लिए और अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो रहा हो, तब 5,000 की लिमिट है। अदरवाइज देयर इज नो लिमिट। जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां ये मानते हैं कि वो प्रोविजन एक्ट करेगा अपनी फुल पावर में। आइए, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर कुछ नहीं दिया तो मतलब लिमिट जीरो है। कुछ नहीं दिया यहाँ पर, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब लिमिट जीरो है। ठीक है, अब ये फालतू की बात कि कौन डिडक्ट करेगा TDS। अरे भैया, जो कंपनी पेमेंट कर रही है वही डिडक्ट करेगी। किसे मिलेगा इंटरेस्ट? रेजिडेंट को ही मिलेगा। ठीक है ना? रेट क्या रहेगा सर? 10%। 10% है, ज्यादातर का रेट 10% है। ठीक है, कब होगा ये TDS डिडक्ट? या तो क्रेडिट करेंगे या फिर पेमेंट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो पेमेंट के टाइम पर डिडक्ट कर लीजिए। अगर आपने अपने बुक्स में एंट्री कर दी तो उस एंट्री में ही आप TDS की एंट्री कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब 194 सेक्शन चालू हो गया। अब सेक्शन नंबर 194 स्टार्ट हो गया। 194A। 194A क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अरे सर, ऊपर तो आपने सिर्फ सिक्योरिटीज की बात की, हमने लोन लिया है कहीं, उसका क्या? हमने किसी से, अपने ही किसी फ्रेंड से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, तो हम उसको उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके केस में क्या होगा सर? हमें डिडक्ट करना है क्या टैक्स? तो देखते हैं, आइए। अगर, हाँ, एक और चीज, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है, कोई अकाउंट है हमारा, FD का अकाउंट, तो आपने देखा होगा, अगर आप सुनेंगे किसी से, तो आपको इस FD पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर TDS डिडक्ट होता है, उसके बाद मिलता है आपको इंटरेस्ट। ठीक है, इस FD पर जो आपने डिपॉजिट किया होता है उस पर इंटरेस्ट जो आपको मिलता है TDS डिडक्ट करके मिलता है। A और B हैं, A ने B को लोन दिया हुआ है और B इनको इंटरेस्ट देता है। B जब A को इंटरेस्ट देगा तब इस पर TDS डिडक्ट करेगा। दिस इज अदर देन सिक्योरिटीज। ऊपर सिक्योरिटीज आ गई, दिस इज अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक है, आइए, कितना? देखिए सर, अगर आपको इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है, तो बैंक तो 40,000 तक नहीं काटेगा आपका टैक्स। 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट हुआ तो काट लेगा टैक्स। मतलब मुझे FD से, आपको FD से इंटरेस्ट मिला कितने का? 30,000 का। TDS डिडक्ट नहीं होगा। आपके सिस्टर को या ब्रदर को इंटरेस्ट मिला 50,000 का बैंक से, TDS डिडक्ट हो जाएगा। लिमिट क्या है सर? 40,000 की लिमिट है बैंक्स के केस में, अगर बैंक इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो। अब आप बोलेंगे सर, मैंने यहां आपको लिया, ठीक है, आप और आपके सिबलिंग्स। आप बोलेंगे सर, ना तो हमारी कोई और इनकम है, हमारी सिर्फ ये 30,000 रुपए एनुअल इनकम है, और हमारे सिस्टर या ब्रदर की भी 50,000 एनुअल इनकम है, हमारा तो टैक्स ही नहीं बन रहा, हमारा तो टैक्स ही नहीं बन रहा, हमारा भी TDS डिडक्ट होगा क्या? सर लेकिन सैलरी में तो ऐसा नहीं हो रहा था, वहां तो पूरा उससे एम्प्लॉय से मांग रहे थे कि तुम्हारा टैक्स बनता है नहीं बनता, बता दो, ये करो।
दोस्त वो सैलरी है, ये अलग चीज है। इमेजिन द बैंक आस्किंग फॉर द पर्टिकुलर्स और इनकम ऑफ एवरी वन ऑफ देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट बोलेंगे चुपचाप रहने दो, हमें नहीं चाहिए, क्या फालतू की बात है। एम्प्लॉयर को तो पता होता है आप कितना कमा रहे हो, बैंक को क्यों बताना कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बैंक काटेगी टीडीएस, बैंक को अगर आप उस अमाउंट से ज्यादा हुआ तो बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगी, ठीक है। उसे मतलब नहीं है आपकी इनकम ज्यादा है कम है कुछ भी है, उसे मतलब नहीं, वो तो टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो आप ये नहीं कह सकते, आप हो सकता है बोलो कि सर हमारे, मैं तो रिटर्न भरता हूं, मेरी तो इनकम टैक्सेबल है, लेकिन मेरा टीडीएस नहीं कट रहा, ऐसा भी हो सकता है। और आपके ब्रदर सिस्टर जो रिटर्न नहीं भरते, उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, उनका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो वो उससे मतलब नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा, वो बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैट रेट दिया हुआ है 10% का, यहाँ पर एक फ्लैट रेट दिया हुआ था 10%। और यहाँ पर क्या बोला था इन्होंने सैलरी वाले केस में, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। एवरेज रेट मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कितना एवरेज रेट निकल रहा है देखने वाली। यहाँ भी एक फिक्स रेट दिया हुआ है 10%। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी टोटल इनकम देखी जाती है, और किसी भी प्रोविजन में टीडीएस के दे विल नॉट सी योर टोटल इनकम, they will not see whether you are actually liable to pay tax or not, they will not see anything. What they will see is वो रेट देखेंगे, भैया 10% काटना है, और वो ये लिमिट देखेंगे, 10,000 से ऊपर का हुआ डिडक्ट कर लो, ठीक है। आइए सर, सीनियर सिटीजन के केस में देखिए, 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। अगर बैंक पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक साल में 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल जाता है, तो उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक, ठीक है। अगर 20,000 मिलता है तो नहीं करेगा डिडक्ट। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट बढ़ा के 50,000 कर दी। सॉरी, बैंक अगर पेमेंट कर रही है तो उस केस में क्या है सर, वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट हुआ, और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट कर दी है बढ़ा के 50,000। लेकिन ये तो सिर्फ बैंक्स की बात है। अगर मैंने सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए ने बी से लोन ले लिया और ए इंटरेस्ट पे कर रहा है या बी इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये तो बैंक नहीं हुए। ऐसे भी लोन्स लिए जाते हैं ना, एक दूसरे से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोन ले सकते हैं, तो ये तो यहाँ कवर नहीं होगा, इस लिमिट में तो नहीं हो रहा, उसके लिए नीचे लिमिट दी हुई है। इन ऑल अदर केसेस लिमिट इज 5,000 रुपीज। मतलब अगर बी ने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, वो इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 रुपीज भी हुआ पर ईयर, एक साल में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, तो इस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन अब बहुत जो बात है उसकी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉलम है ये पहली बार आ रहा है, और ये बार बार नीचे बहुत बार आएगा, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है। ये क्या बोल रहा है, ये डिडक्टी का कॉलम है, जो डिडक्ट करेगा।
इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी डिडक्ट करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल और एचयूएफ जब पेमेंट कर रहे होंगे, मतलब मिस्टर बी की बात कर रहे हैं, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा सर? इंटरेस्ट का पेमेंट कौन कर रहा है? कंफ्यूज मत हो जाना इस बात में किसी, अगर कभी भी कंफ्यूजन आए तो एक गोल्डन रूल है, इसका ध्यान रखना, टीडीएस वही डिडक्ट कर सकता है जो पेमेंट कर रहा हो, राइट? हुएवर इज मेकिंग द पेमेंट वही टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। और टीडीएस डिडक्ट किसका होता है? जिसकी वो इनकम होती है। इंटरेस्ट पेमेंट कौन कर रहा है? बी कर रहा है। पे कौन कर रहा है? बी कर रहा है। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? बी करेगा। इंटरेस्ट रिसीव कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए की इनकम है, ठीक है ना? तो डिडक्ट कौन करता है टीडीएस? जो पेमेंट करता है, बी पेमेंट। तो बी इंडिविजुअल है, यस। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे इफ दे आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर 44AB। ओ माय गॉड, मतलब वो कह रहे हैं सर ये बताइए मिस्टर बी का ऑडिट होता है क्या 44AB में? कह रहे हैं, आपको क्या करना उससे ऑडिट होता है या नहीं होता, आप ये बताइए ना, टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना। वो कह रहा है हम वही बता रहे हैं, बट वी नीड टू नो क्या ऑडिट होता है 44AB में या नहीं। हमने कहा अगर होता होगा तो, अगर आंसर इज यस, उस केस में आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टीडीएस डिडक्ट करना है। और आपने बोला अगर नहीं होता ऑडिट तो, अगर ऑडिट नहीं होता टीडीएस डिडक्ट नहीं करना दोस्तों। सर ये क्या बात हुई? अब बात को समझिए, ऐसा क्यों बोला। देखिए ये जो 5,000 की लिमिट दी हुई है वो सेपरेट है, ठीक है, 5,000 की लिमिट सेपरेट है, ये प्रोविजन सेपरेट है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल का जो लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, उसे टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब उसका ऑडिट होता हो 44AB में। 44AB में किसका ऑडिट होता है सर? 1 करोड़ से ऊपर इनकम वाले का ऑडिट होता है। तो मतलब 1 करोड़ से डेफिनेटली इसकी टर्नओवर, सॉरी इनकम गलत बोल गया मैं, टर्नओवर, 1 करोड़ से डेफिनेटली इसका टर्नओवर ज्यादा होगा, मतलब ये बड़ा आदमी होगा कंपैरेटिवली। तो ये टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो कर पाएगा इजीली, इसे टीडीएस के प्रोविजंस फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपेयर टू अ पर्सन जिसका 5 लाख का टर्नओवर है। आप 5 लाख के टर्नओवर वाले को, जो मुश्किल से 1 लाख रुपए साल कमाता है, आप उससे कह रहे हो कि 10 नंबर लो, मंथली उसका टीडीएस डिडक्ट करो, गवर्नमेंट को जमा कराओ, फिर उसके क्वार्टरली रिटर्न भरो, और फिर एक एनुअल रिटर्न अलग से भरो। Do you think this person is ready to take so much responsibility, or can he take so much responsibility? नहीं। इसीलिए ये रूल बनाया गया कि only those individual and HUF who are required to get audited under 44AB, 44AB के ऑडिट से मतलब क्या है कि भैया आप एक सीए को तो अपॉइंट करेंगे ही ऑडिट करने के लिए, इतने बड़े तो आप हो ही गए हैं, इतने बड़े तो आप हो ही गए हैं कि आप एक सीए को अपॉइंट करेंगे, ऑडिट करवाएंगे, तो ये टीडीएस वाली कंप्लायंस जो है वो भी आप कर ही सकते हैं। टीडीएस की कंप्लायंस हल्की फुल्की नहीं होती दोस्त, अभी देखना कितने सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा बिजनेसमैन या छोटा सा प्रोफेशनल ध्यान नहीं रख सकता। अच्छा, सिर्फ एचयूएफ और इंडिविजुअल का ही ऑडिट की बात क्यों की? अगर आपकी कंपनी है, अगर कंपनी बनवा सकते हो, इतना झमेला पाल सकते हो, तो टीडीएस का भी कंप्लायंस कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप फर्म बनवाई है तब भी आप कर सकते हो इतना तो।
ठीक है सर। अब इसकी बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट है 5000 रुपीज। ठीक है। अब मान लेते हैं एक पर्सन है बी जिसका ऑडिट होना है, और एक केस ले लेते हैं जब बी का ऑडिट नहीं होना। अब इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया, पे कितना किया इस केस में? केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। इन्होंने ऑडिट होना है सर, इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया 1000 रुपए का, टीडीएस नहीं काटना, भले ही ऑडिट होना हो। अरे लिमिट से ही ऊपर नहीं गया, ऑडिट तो होना है लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट ही 1000 रुपए का किया, लिमिट है 5000। 5000 से अगर ज्यादा का पेमेंट करेंगे तब जाके टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर इन्होंने 6000 का पेमेंट किया तब क्या होगा? तब डिडक्ट करेंगे टीडीएस, क्योंकि लिमिट से ऊपर चला गया। अगर बी का ऑडिट नहीं होना और उसने 1000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? क्या बी टीडीएस डिडक्ट करेगा? ना तो लिमिट से ऊपर गया, ना ऑडिट होना। बी ने अगर 6000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो क्या बी टीडीएस डिडक्ट करेगा? लिमिट से तो ऊपर चला गया, लेकिन ही इज नॉट पर्सन रिस्पॉन्सिबल और लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, तो इसलिए वो डिडक्ट नहीं करेगा। इस बात को एक बार समझ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। चले सर आगे चलते हैं, एक बार और पढ़ेंगे इसे, अभी क्लैरिटी अब जाके आएगी मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज के अलावा कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो एक साल में अगर बैंक पोस्ट ऑफिस की बात करें, वो जो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर एक साल में 40,000 से ज्यादा का हुआ वो इंटरेस्ट, तो हम बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 लिमिट हो जाती है। लेकिन अगर बैंक पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो लिमिट इज ओनली 5000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब उनका ऑडिट होता हो 44 एबी में, मतलब वो थोड़े अच्छा खासा लेवल पर बिजनेस आ चुका है कि ऑडिट कराना पड़ रहा है, तो बाकी सारे कंप्लायंसेस करा रहे हैं तो ये भी करा देंगे। लेकिन छोटा आदमी अगर, तो भैया उसे नहीं डिडक्ट करना। बाकी लोगों के लिए कंपलसरी है टीडीएस डिडक्ट करना। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर आपका कंपनी है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना। रेट ऑफ डिडक्शन क्या होगा? 10%। क्रेडिट या पेमेंट के टाइम पर विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करना। आइए सर 194 बी आपका फेवरेट। अब मैं आपको ये छुपा देता हूँ, अरे मैं छुपा ही नहीं सकता, बताओ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और एनी अदर सॉर्ट। मैंने आपको बताया था केबीसी की एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको कि केबीसी में किसी ने केस कर दिया था कि भाई हम जब यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीतते भी हैं तब भी करोड़पति नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये हमें 1 करोड़ रुपए पेमेंट नहीं करते, ये हमें 70 लाख रुपए पेमेंट करते हैं। 30,000 रुपीज, वो 30 लाख रुपीज टीडीएस काट लेते हैं, टीडीएस कट जाता है, तो हम एट द एंड ऑफ द डे करोड़पति नहीं बने। तो आइए देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है। अगर कोई विनिंग या लॉटरी या इस टाइप से कोई कैजुअल इनकम से पैसा जीता है और 10,000 से ज्यादा का अमाउंट उसे मिलता है, तो जो भी पर्सन उसे पेमेंट कर रहा है उसे 30% पर टीडीएस डिडक्ट करना। इसीलिए केबीसी कितने टीडीएस डिडक्ट करता होगा? 30%। कोई भी बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट होता था 30%, कोई भी गेम शो है, कुछ भी है, दे विल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 30%, जो भी प्राइज मनी होगा उस पर। ठीक है, कब डिडक्ट होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट।
तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई, ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो अभी हमने कैजुअल इनकम किया, अब यहाँ पर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आ गया। दिस इज नाउ डिफरेंट, 194 BB, बोथ आर कैजुअल इनकम ओनली। ठीक है, अगर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 रुपए से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में जो बुक मेकर या जो पर्सन लाइसेंस होल्ड कर रहा है हॉर्स रेसिंग कराने का, जो आपको पेमेंट करेगा हॉर्स रेसिंग के अमाउंट का, वो पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। एट व्हाट रेट? 30%। अगेन दिस इज कैजुअल इनकम ओनली, दैट इज वाई 30% टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर दोनों आ गए क्लॉजेस, लेकिन दोनों के क्लॉजेस अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्शन में उन्हें पुट किया है। ठीक है चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज होता है, ये बहुत वाइडली यूज होता है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। मैं आपको बता दूं, 3-4 सेक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 192 सैलरी, 194C कॉन्ट्रैक्टर्स, 194J प्रोफेशनल्स और टेक्निकल पर्सन्स, अभी पढ़ेंगे हम, और 194I रेंट। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली वाइडली यूज्ड है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो इन पे थोड़ा स्ट्रेस देंगे, मैं आपको मार्क कराता चलूंगा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपका 192 सेक्शन जो था वो इंपॉर्टेंट था। आइए 194C पर आ जाते हैं। सर सी पर वो क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब अगर किसी भी पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कुछ सप्लाई करने का, तो उस केस में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड मोर देन 30,000। अगर एक पेमेंट आपने 30,000 से ज्यादा क्या किया, 30,000 से ज्यादा का एक पेमेंट, सिंगल पेमेंट आपने 30,000 से ज्यादा क्या किया, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। या फिर पूरे साल में एग्रीगेट में, पूरे फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट में आपने 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब सर मतलब ये, अब मैं आपसे पूछता हूं, सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000 और टोटल ईयर में मोर देन 1 लाख, तब आपको इन दोनों कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब ए ने बी को पेमेंट किया 70,000 का, टीडीएस डिडक्ट करना है, यस। ए ने बी को पेमेंट किया 10,000 का, टीडीएस डिडक्ट करना है। ए ने बी को पेमेंट किया 30,000, सॉरी 20,000, टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं। फिर किया 20,000, टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं। फिर किया 20,000, टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं। फिर किया 20,000, टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं। फिर एक पेमेंट किया 25,000 का, टीडीएस डिडक्ट करना है? यस। और सिर्फ इसका नहीं, पिछले सारे का मिला के, क्योंकि अब यहाँ देखिए क्यूमुलेटिव वैल्यू अगर देखेंगे, यहाँ पर पेमेंट 20,000 का, यहाँ पर 40,000 का टोटल हो गया, यहाँ पर 60,000 का टोटल हो गया, यहाँ पर 80,000 का टोटल हो गया, और यहाँ पर 105, मतलब 1,05,000 का टोटल हो गया। तो अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर ये जो प्रोसेस है वो यहीं रुक जाता, पेमेंट का ये जो प्रोसेस है यहीं रुक जाता, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता सर, क्योंकि सिंगल पेमेंट आर लेस देन 30,000 एंड टोटल पेमेंट्स फॉर द ईयर आर लेस देन 1 लाख रुपीज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। लेकिन यहां पर क्या हुआ, लिमिट क्रॉस हो गई, तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा और पिछले सबका भी
इसी अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं कि इस टाइप से ये लास्ट पेमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, यहां पर एक पेमेंट 40,000 की हुई थी, तो यहां पर इन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर से अगली पेमेंट 20,000 की हुई, नहीं जरूरत डिडक्ट करनी। जरूरी नहीं है कि एक पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो अगली पेमेंट पर भी करेंगे ही करेंगे, ये भी कोई लॉ नहीं है। मैंने तो बोला सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर गई तो टीडीएस डिडक्ट करना है, और टोटल अगर 1 लाख के ऊपर चला जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में सिंगल पेमेंट पे 30,000 की लिमिट देखनी है और टोटल 1 लाख रुपीज देखना है, तो आप टीडीएस डिडक्ट उस हिसाब से करेंगे। यहाँ पर लिखा है इफ पेड फॉर पर्सनल पर्पसेस देन नो नीड टू डिडक्ट टैक्स। अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर आपने घर बनवाया है तो उसके लिए कोई टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में वही क्लॉज लगा दिया कि अगर उनका ऑडिट हो रहा है तभी वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टीडीएस का रेट क्या रहेगा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसको काट देंगे। सिर्फ यही है, कंपलसरी तक है। इस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना है, अदर्स के केस में कंपलसरी है सर टीडीएस डिडक्ट करना। ठीक, कितने रेट पर टीडीएस डिडक्ट होगा, देखिए अगर जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो सिर्फ 1% काटना है टीडीएस। अगर जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कुछ है, मतलब कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है, तब आपको 2% काटना है। ये क्यों किया सर, हर जगह इंडिविजुअल एचयूएफ को अलग क्यों रखते हैं? इंडिविजुअल एचयूएफ छोटा आदमी है सर, अगर आप कोई कंपनी बना के बैठा हुआ है तो उसका टैक्स ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा रेट ऑफ टीडीएस है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है रिसिपिएंट, रेसिपिएंट को भी देखना है और पेयर को भी देखना है, दोनों चीजें देखनी है। अब आइए यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मिस्टर ए ने पेमेंट किया, ये सारा 194C का है, ठीक है, 194C का। मिस्टर ए ने पेमेंट किया मिस्टर बी को, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, इनका ऑडिट नहीं होता, इन्होंने इन्हें 4 लाख का पेमेंट किया। बताइए टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों? इनका ऑडिट नहीं होता, इसलिए लिमिट क्रॉस कर गया, एवरीथिंग इज देयर, सिंगल पेमेंट था, लेकिन फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें ऑडिट नहीं कराना। इसी सेम सर्कमस्टांस में ऑडिट कराना है इन्हें, और इन्होंने पेमेंट करा मिस्टर बी को जो कि इंडिविजुअल है, 4 लाख का पेमेंट किया, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? यस होगा, तो सही। रेट क्या होगा? रेट कैसे डिसाइड होगा? रेट सर इनके स्टेटस को देख के डिसाइड होगा। ही इज एन इंडिविजुअल, रिसिपिएंट इज एन इंडिविजुअल, तो रिसिपिएंट ज्यादा टैक्स भरेगा या कम टैक्स भरेगा? कम भरेगा कंपेयर टू कंपनी एंड पार्टनरशिप। मिस्टर ए इज अ कंपनी,
मिस्टर ए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने आपको, एबीसी इज अ कंपनी, एबीसी लिमिटेड, और यहाँ पर एम लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं, ये भी कंपनी है, 4 लाख का पेमेंट है, टीडीएस डिडक्ट होगा, यस, कितने परसेंट से? 2%। तो ये कब होगा, पेमेंट कैसे होगा, मतलब कब डिडक्ट करना है टीडीएस? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 194D। 194 इज इंश्योरेंस कमीशन। जो इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको कमीशन मिलता है सर, इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह कराने पर, तो वो जो कमीशन मिलता है, अगर वो 15,000 रुपये से ज़्यादा कमीशन मिला है आपको एक साल में, तो उस पर इंश्योरेंस कंपनियां जो भी आपको पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 5%। कब होगा ये? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। 194 DA इसी का एक्सटेंशन है। एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और 1 लाख, मतलब अगर ये तो इंश्योरेंस का कमीशन हो गया, यहाँ पर क्या बात है कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका अमाउंट, मतलब यहाँ पर तो एजेंट्स की बात होगी, दिस इज फॉर एजेंट्स, क्योंकि एजेंट्स को ही कमीशन मिलता है। ये इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल हमारे और आपके जैसे, हमारे और आपके जैसे लोग अगर पॉलिसी कराते हैं, एजेंट्स भी हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं, मेरा मतलब है इंडिविजुअल्स, मतलब नॉन एजेंट्स की बात हो रही है, कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कराई और मैंने आपको समझाया हुआ है उसकी मेच्योरिटी पर एक अमाउंट मिलता है, तो उसकी मेच्योरिटी पर अमाउंट मिल रहा है और वो टैक्सेबल भी है, दैट अमाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल। मैंने आपको बताया था कुछ ही केस में ऐसा वो एग्जेम्प्ट होता है और कुछ केस में टैक्सेबल होता है, ठीक है। मान लीजिए वो अमाउंट टैक्सेबल है, तो उस केस में क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। कब होगा? अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट मिल रहा है, उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कौन टैक्स डिडक्ट करेगा भैया? इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करेगी, कितना पे? हाँ, 1% टैक्स डिडक्ट करेंगी, लेकिन 1/9/2019 से ये रूल चेंज हो गया और अब 5% डिडक्ट हो रहा है। तो अगर कोई सम पेमेंट जिसका 1/9/2019 के बाद अगर पेमेंट हुआ है किसी सम का, तो उसमें 5% टैक्स डिडक्ट, ठीक। तो ये अमेंडमेंट है, दिस ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं सर, 194E कितने हैं, देखिए कितने हैं, सारे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऐसे खत्म हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। चलिए 194E, पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115BB। अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हैं या किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करते हैं, तो उसके केस में टीडीएस डिडक्ट होगा सर, इस सेक्शन के अंडर। कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर 10 रुपए का पेमेंट भी किया तब भी उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। व्हाट इज द रेट? 20% इज द रेट। कौन पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा? जो भी बंदा, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए।
और किसका टीडीएस डिडक्ट होगा? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन कौन सा है? नॉन रेजिडेंट है सर, इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर का स्पोर्ट्समैन है, इंक्लूडिंग एन एथलीट। एथलीट भी हो सकता है सर। एक स्पोर्ट्समैन को पैसे देंगे क्यों हम नॉन रेजिडेंट के? सर आईपीएल कंडक्ट कराते हैं आप, बिडिंग होती है प्लेयर्स की, तो उसमें आप पैसा देते हैं स्पोर्ट्समैन को, बाहर के प्लेयर्स को। आप उनसे ऐड कराते हैं तो उसके लिए उनको पैसा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो ये उस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। और एनी एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज अ नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर एंटरटेनर भी आ गया, मतलब ऐसे कोई आपने फेमस सिंगर को बुलाया, कोल्ड प्ले बैंड आया था, उसने प्ले किया था मुंबई में, बहुत सारे बैंड्स आते रहते हैं बाहर से, बाहर से अगर कोई आता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा उनका, जो भी पेमेंट यहाँ से हो रहा है उसका। कितना रेट है सर? 20% रेट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आइए। अगर कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। कई बार जैसे कोई बॉडीज होती हैं वो आती हैं, मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो उन पर भी, उनको अगर पेमेंट मिलता है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस। एनएसएस क्या था सर? नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आपने डिपॉजिट किया है और उसका आपको पेमेंट मिल रहा है, तो 2500 से अगर ज्यादा का पेमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के रेट पर, ठीक है, सिंपल सा है। आइए सर ये देखते हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ठीक है। लॉटरी टिकट्स पे जो कमीशन मिलेगा, कमीशन आ गया सर, कमीशन आ गया, दो तरह का कमीशन आ गया, जी और एच इज कमीशन। 15,000 से ज्यादा का अगर कमीशन मिला तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। कमीशन या ब्रोकरेज, नॉर्मल बिजनेस में कमीशन होता है, ब्रोकरेज होता है, एजेंट्स को कमीशन देते हैं हम, ब्रोकरेज देते हैं, तो उस केस में जो पेमेंट होता है उस पर क्या टीडीएस डिडक्ट होता है? बिल्कुल होता है। 15,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। ये टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ सिर्फ वही करेंगे जिनका, इंडिविजुअल एचयूएफ वही करेंगे जिनका ऑडिट होना है 44 एबी में, ठीक है। 5% इज द रेट ऑफ टीडीएस इस केस में। इसके बाद आते हैं सर रेंट पर। 194 आई, रेंट के दो सेक्शंस हैं सर, यहाँ आपको दो नहीं दिया। रेंट के 194 आई सेक्शन है। अगर एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। ये लिमिट पहले 1.8 लाख रुपीस थी, अब बढ़ के 2,40,000 रुपये, ठीक है। तो 1.8 लाख लिमिट है ये, थी पहले, अब हमें 1.8 याद नहीं करनी, हमें 2,40,000 याद करनी है। अगर इससे ज्यादा का पेमेंट रेंट का अगर आपने किसी को करा है एक साल में, तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ये भी किसे डिडक्ट करना है? ऑल दोज इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिसका ऑडिट होना है, और उसके अलावा कोई कंपनी वगैरह है तो फिर उनको करना ही करना है। प्लांट एंड मशीनरी अगर रेंट पे लिया है तो रेट विल बी 2%। अगर लैंड बिल्डिंग रेंट पर लिया या फर्नीचर फिक्सचर रेंट पे लिया है तो रेट विल बी 10%। ये ध्यान, ठीक। 194 आई ए, ये सर इंपॉर्टेंट है आपका। 194 आई ए, आई थिंक ज्यादा हो रहे हैं, मुझे लग रहा है आप नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे क्लास क्लास का, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक वी शुड स्टॉप द क्लास हियर ओनली and we'll cover the remaining portion in the next class. चलिए, thank you so much and take care.